हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है। मैं अभिवादन करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्लास 10th हम लोग जो पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेस, और वहाँ पर हम लोग आ गए थे किस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जो मैंने कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये यूपी बोर्ड के लिए, ये चैप्टर और इस चैप्टर का ये टॉपिक, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण था। ठीक है, वैसे ये टॉपिक एक है जो अधिकतर पूछा जाता है और आप सभी वाकिफ भी हो इस टॉपिक से कि लगातार क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो हमने इसमें बताया था कि पाचन तंत्र दो हिस्सों में होता है। एक आपका क्या होता है, आहार नाल होता है, और एक क्या होता है, पाचक ग्रंथियाँ होती है ना। एक जो एलिमेंट्री कैनल होता है और एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, दोनों मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं ना। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। आज बारी थी किसकी, पाचन तंत्र के अंतर्गत डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल पढ़ लिया था, यानी कि आहार नाल अच्छे से पढ़ लिया था। आज पढ़ना है कि देखो आहार नाल में क्या है कि जो भोजन का सारा हिस्सा होता है, किस भोजन का, वो पाचन किस में होता है, आहार नाल में होता है ना। आहार नाल के बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, ये देखो हिस्सा, आप एक बार इस चित्र पर फोकस कीजिएगा। देखिए ये जो मैंने कहा था, ये मुख गुहा है। ठीक है, भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। जो भोजन पाचन की भौतिक प्रक्रिया है, मतलब दांतों से फाड़ना, ठीक है, चबाना, ये भौतिक प्रक्रिया है। और इसमें लार मिलाना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये हो गई भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया हो गई ना भोजन। और यहाँ से क्या होता है बेटा कि आहार नाल हो गया है। आहार नाल का पिछला हिस्सा जो आपका ग्रसनी कहलाता है, ठीक है, ये ग्रसिका है। आहार नाल, ये बेटा पूरा हिस्सा आहार नाल का है जो आप देख रहे हो। ये जो आप पूरा देख रहे हो, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, है ना, ये सब जितना हिस्सा है, ठीक है, ये किसका है बेटा, आहार नाल का हिस्सा है। आहार नाल के अलग अलग भाग को बेटा अलग अलग नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आहार नाल के इस भाग को हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के आगे थोड़ा आएंगे तो ग्रसनी कहेंगे। ग्रसनी के पिछले हिस्से को ग्रास नाल कहेंगे या आहार नाल कहेंगे। आहार नाल जब यहाँ पर आएगी तो बेटा अमाशय में आएगी, अमाशय कहेंगे उसको। अमाशय थोड़ा आगे जाएगा तो छोटी आंत कहेंगे उसको। उसी से थोड़ा आगे जाएंगे तो बड़ी आंत कहेंगे। तो पूरा का पूरा हिस्सा बेटा आहार नाल का होता है। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है ना। ये चीज़ हम लोग कल अच्छे से सीख लिया था। आज बारी किसकी है, आज बेटा बारी है आपके किसकी, पाचक ग्रंथियाँ की। तो पाचक ग्रंथियाँ होती क्या, सबसे पहले हम इस पर समझेंगे। पाचक ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती है जो भोजन को पचाने में सहायक एंजाइम को स्रावित करती है ना, स्रावित करती है। जो भोजन को पचाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं बेटा, पाचक ग्रंथियों से निकलते हैं ना। जिन ग्रंथियों से ये एंजाइम निकलते हैं उनको हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, पाचक ग्रंथियाँ जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब बात करते हैं वे ग्रंथियाँ जिनसे पाचक एंजाइम निकलते हैं, उन्हें पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है बेटा, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि भोजन को पचाने में एंजाइमों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वो एंजाइम जो भोजन को पचाते हैं उन्हें पाचक एंजाइम कहते हैं। और ये पाचक एंजाइम जिन ग्रंथियों से निकलते हैं उसे हम पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पाचक ग्रंथियाँ मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। पहली ग्रंथि आपकी लार ग्रंथि होती है जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं भोजन को। लार ग्रंथियाँ क्या होती है बेटा, देखो लार हमारे मुंह में बहुत बनती है ना, मुंह में हमारी लार बनती है। तो लार ये कहाँ से आती है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब ये कहीं ऑटोमेटिक आ रही है, ऐसा नहीं। इसमें क्या बेटा, ग्रंथियाँ पाई जाती है, उन्हीं ग्रंथियों से लार स्रावित होती है ना। उन्हीं ग्रंथियों से कुछ एंजाइम निकलते हैं जिसे हम लार के रूप में जानते हैं ना। बात करते हैं अब भोजन को करते समय मुख में चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लार कहते हैं। अच्छा, भोजन को हम देखो कितना सूखा, ऐसे रोटी सब्जी अगर ले तो बिल्कुल सूखी है, उसमें कोई चिकना पदार्थ नहीं लगा। लेकिन अगर मुंह में रखेंगे और उसको दो चार बार हम चबाएंगे तो अगर उसके बाद अचानक से कुछ आ जाए मुंह में, अगर पता चले कि मतलब इसमें कंकड़ है, इटीसीएम बाहर उसको थूकते हैं। जब थूकते हो तो आप देखते हो ना उस पर कितना ज़्यादा चिकना पदार्थ लगा होता है ना। उसको अगर हम हाथ से छुए तो वो चिपचिपा महसूस होता है। तो जो भोजन को चबाते समय जो भोजन को चिपचिपा बनाता है वही क्या बेटा, आपका लार है ना। यहाँ पर लिखा है भोजन करते समय मुख में चिकना तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लार कहते हैं ना। इस लार में पाचक रस पाए जाते हैं। जो चिकना पदार्थ है बेटा, इसी में क्या पाए जाते हैं बेटा, पाचक रस पाए जाते हैं। तो उस लिहाजे से जो लार ग्रंथियाँ क्या हुई, एक प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ हुई। ठीक, अब बात करते हैं इसमें, हाँ, इस लार में पाचक रस पाया जाता है जो भोजन को पाचन में सहायता प्रदान करता है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो लार ग्रंथियाँ कितनी होती है और कहाँ कहाँ होती है ना। ये समझेंगे लार ग्रंथियाँ कितनी होती है और कहाँ कहाँ होती हैं। तो मुख के अंदर दोनों ओर, मतलब ये हमारा मुख है और इसके अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ठीक, तो इसके दोनों ओर मतलब इस तरफ और इस तरफ तीन बेटा क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मतलब इधर भी 3 पाई जाएंगी, इधर भी 3 पाई जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लार ग्रंथियों की टोटल संख्या कितनी है तो आप कहोगे 6। कितनी है, 6, क्योंकि 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। ठीक, इनके अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो मुख के अंदर दोनों ओर इस तरफ दोनों ओर क्या पाई जाती है बेटा, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली ग्रंथि आपकी जो है उसे कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
कर्ण मूल ग्रंथि कहते हैं। कर्ण का मतलब कान होता है, मूल का मतलब कानों के ठीक नीचे स्थित होने वाली ग्रंथि को हम यहाँ पर आती है, यहाँ पर कानों के ठीक नीचे स्थित होने वाली ग्रंथियों को हम कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। ठीक, ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती। कर्णमूल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, कर्णमूल किसका प्रकार है? तो अभी आपको बताया गया लार ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है ना। तो पहली क्या है बेटा? कर्णमूल ग्रंथि। ये संख्या में 2 होती है, जो जीभ के दाईं और जीभ के बाईं ओर, मतलब जस्ट ये आपकी जीभ है ये वाली, और इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर क्या स्थित होती है? कर्णमूल ग्रंथियां स्थित होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती। कर्णमूल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, और ये जीभ के दाईं ओर और जीभ के बाईं ओर स्थित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जीवा ग्रंथि। जीवा का मतलब होता है जीभ। जीवा का मतलब क्या होता है? जीभ, जीभ की ग्रंथियां ना। जीवा ग्रंथियों का मतलब क्या होता है? जीभ की ग्रंथियां। तो ये संख्या में कितनी होती है? 2 होती है, और ये जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। जो जीभ की ग्रंथियां होती हैं ये ठीक जीभ के नीचे स्थित होती है। आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ से पानी आता हुआ महसूस होता है ना, जीभ के नीचे से जब आप टक से करते हो तो यहाँ आपको महसूस होता है कि पानी भरा हुआ है ना। तो ये जीभ के नीचे की ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, जीवा ग्रंथियाँ संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो जीभ के नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं जबड़े की नीचे की ग्रंथियाँ। अगली जो तीसरी ग्रंथि है, लार ग्रंथि में से सबसे तीसरी ग्रंथि जो है बेटा वो उसको हम कहते हैं कि जबड़े की ग्रंथि। और ये कहाँ पर होती है बेटा? जबड़ा, जो आपका ये जा है ना, ये जबड़ा जो है, ये जबड़ा है, इस जबड़े के नीचे पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। तो जो लार ग्रंथियाँ होती है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जीवा ग्रंथि होती है, कर्णमूल ग्रंथि होती है, जबड़े की ग्रंथि होती है। तो जबड़े की ग्रंथि कहाँ पर होती है? जबड़ों के ठीक नीचे, जो जबड़ों के ठीक नीचे स्थित होती है ना। जो जबड़े की ग्रंथियाँ होती है जबड़े के ठीक नीचे स्थित होती हैं। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं लार में पाए जाने वाले एंजाइम। ठीक है, लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो मैंने नोट में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये यूपी बोर्ड का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जो मैंने आपको बताया है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपी बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 20 नंबर का OMR आता है तो वहाँ पर जो है ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए आपको डीप भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो है लार में पाए जाने वाले एंजाइम, टाइलिन और डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूकस, ये 4 पाए जाते हैं ना। अब अगर बात की जाए टाइलिन की, तो जो टाइलिन और डाइस्टेज है ये स्टार्च का पाचन करते हैं। हमारे भोजन में क्या होता है? स्टार्च होता है कि नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है कि नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, उसका जो पाचन होता है उसको बेटा, उसका पाचन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो टाइलिन और डाइस्टेज जिम्मेदार होते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, स्टार्च का जो पाचन होता है, वो किसकी वजह से होता है? लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन और डाइस्टेज की वजह से होता है। ये फाइनल हो गया। अब बात करते हैं लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम भोजन में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। मान लीजिए अगर हमने गंदे हाथों से भोजन कर लिया, ठीक, या हम जिस पत्तल में भोजन खा रहे हैं उसमें कुछ लगा हुआ है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, या कोई गंदगी लगी हुई है, कोई जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको मैंने गलती से खा लिया। कोई छोटे बच्चे देखो हाथ नहीं धुलते हैं, वो आते हैं खाना शुरू कर देते हैं, उनके हाथ में ढेर सारी बैक्टीरिया लगी होती है। उस कंडीशन में हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम लाइसोजाइम है। क्या नाम है? लाइसोजाइम। वो क्या करता है बेटा, जो जब लार बनती है मुंह में, तो वो जो लाइसोजाइम होता है, जैसे हम कोई खा रहे हैं खाना ईटी से, जैसे हमारे मुंह में मैंने उस खाना को खाया, वैसे लाइसोजाइम क्या करता है, उस भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, बैक्टीरिया, गंदगी, ईटीसी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ताकि पेट में गंदगी ना जाए और हम बीमार ना पड़े। ठीक है, तो लाइसोजाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो छोटे छोटे बच्चों में देखो लार बहुत भयानक बनता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लार निकालते हैं, क्योंकि उनमें जो होता है वो जा रहे हैं इधर पैदल कहीं टहल रहे हैं, कुछ पाके मुंह में रख लिया, तुरंत फ़ोन पाके मुंह में रख लिया, कपड़े पाके मुंह में रख लिए, तो उस समय क्या उनके मुंह में बहुत ज़्यादा गंदगी जाती है, छोटे जो बच्चे होते हैं। ठीक है, अब छोटे बच्चों में तो देखो अगर वो बार बार कुछ खा रहे हैं तो उसमें बार बार गंदगी उनके मुंह में जा रही, उसलिए क्या करते हैं उनके लाइसोजाइम बहुत ज़्यादा बनता है, खतरनाक तरीके से लाइसोजाइम बनता है, और इसलिए वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं। अगर इसी तरह आप थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएं, वो हर एक चीज़ को हाथ लगाएं और हाथ ना धुलें, तो आप कुछ समय के पश्चात बीमार पड़ जाओगे। तो लाइसोजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है ताकि आप बीमार ना पड़ो। अगला क्या होता है, म्यूकस, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो म्यूकस होता है ना, ये क्या करता है बेटा, आपके भोजन को चिपचिपा बना देता है। आप अभी मैंने बताया ना, जैसे आपको जो भोजन ईटी से करते हो, अगर गलती से आपको उसको बाहर थूकना पड़ जाए तो आप देखते हो वो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है ना, तो ये म्यूकस की वजह से चिपचिपा हो जाता है। और म्यूकस ही है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, इसलिए ताकि आपकी गर्दन में ना ही फंसे ना। अगर आप जल्दी आए, ठीक है, और कुछ जल्दी से खा लिए, उसको कूचे 1% नहीं, उसमें लार नहीं मिली, तो वो आपकी गर्दन में जाके फंस सकता है। वो फंस भी जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा आपको अटक जाता है, तो आप तुरंत पानी पीते हो, हिचकियाँ आने लगती है ना, क्योंकि उसमें म्यूकस अच्छे से नहीं मिला। अगर म्यूकस अच्छे से मिल जाएगा तो क्या, जैसे आप
खाओगे वैसे आराम से वो ग्रसनी से होते हुए आपके आहार नाल में आराम से जो है भोजन नली में पहुंच जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब पता चला कि आप आए तुरंत रोटी सब्जी मिलाएं और डायरेक्टली खा लिए, उसको जो है म्यूकस नहीं मिलने दिया तो चिपचिपा नहीं हो तो फंसी जाएगा ना गर्दन में, तो इसलिए जो है म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने में जिम्मेदार होता है। अब एक चीज़ एक नज़र इसको सच नज़र से देख लेते हैं कि हमने कहा कि पाचक ग्रंथियाँ और आहार नाल मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचक ग्रंथियाँ वो होती हैं जिनसे पाचक एंजाइम निकलते हैं। ठीक, पाचक ग्रंथियाँ मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। पहली होती है लार ग्रंथि। ठीक, लार ग्रंथि से क्या होता है, लार वो होता है जो भोजन में हमको चिपचिपा तरल पदार्थ महसूस होता है, वही लार होता है। लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक रस पाया जाता है। मुख्यतः जो है ये निम्न प्रकार की होती है। अगर बात की जाए तो कर्णमूल ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में पहली ग्रंथि कर्णमूल होती है, जीवा ग्रंथि होती है, जबड़े के नीचे की ग्रंथि होती है। तीनों ग्रंथियाँ मिलकर लार ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब बात की जाए लार ग्रंथियाँ कितनी होती है तो बेटा संख्या में 6 होती हैं। ठीक है, कर्णमूल ग्रंथि 2 होती है, जीवा ग्रंथि की संख्या 2 होती है और जबड़े के नीचे की ग्रंथि की संख्या 2 होती है। ठीक है, अब लार में पाए जाने वाले एंजाइम मैंने बता दिए हैं। ठीक है, टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूकस, और उनके कार्य भी मैंने बता दिया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया उसका ना। अब बात करते हैं पहली पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथि पढ़ ली थी। अब पाचक ग्रंथि दूसरी कौन सी पढ़ेंगे, यकृत, जो कह सकते हैं ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है यकृत ना। बात करते हैं यकृत उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। मतलब उदर का मतलब बताया था पेट, और गुहा का मतलब खाली स्थान। पेट के खाली स्थान में कहाँ पर स्थित होता है, दाहिनी ओर स्थित होता है। कहाँ पर, दाहिनी ओर स्थित होता है। यानी कि अगर बात करें तो आपका जो है यहाँ पर है ना, ये देखो ये रहा। ठीक है, दाहिनी ओर स्थित है। अब बात करते हैं इसका जो भार है लगभग कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है, यानी 1.5 किलोग्राम इसका भार होता है। ठीक, इसके ऊपर एक थैली होती है। ये देखो इस डायग्राम में आपको ध्यान से देखोगे एक थैली नज़र आएगी। ये देखो ये थैली नज़र आएगी, ये वाली ये। ठीक, थैली होती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। ठीक, इसी में क्या भरा होता है बेटा, पित्तरस एकत्रित होता है। कहाँ पर, इसी में पित्तरस एकत्रित होता है। उदर गुहा के दाहिनी ओर स्थित है क्या, आपका यकृत स्थित है। ठीक है, इसका इस यकृत का भार कितना है, तो इस यकृत का भार 1.5 kg है। ठीक, 1.5 kg इसका क्या है, भार है। ठीक है, इस पर एक थैली बनी हुई है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इसी थैली में एक रस बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्त रस कहते हैं। यह था यकृत के बारे में जानकारी है ना। अब बात करते हैं जो है यकृत के कार्य। ठीक है, यकृत के कार्य, यकृत कोशिकाएं हिपेरिन नामक पदार्थ स्रावित करती हैं जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। अब इस पर बात करते हैं कि जो यकृत की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो यकृत की कोशिकाएं हैं, यकृत किससे बना होगा, यकृत कोशिकाओं से बना होगा। तो यकृत कोशिकाएं एक पदार्थ स्रावित करती हैं जिसका नाम हिपेरिन है। क्या नाम है, हिपेरिन नाम। हिपेरिन का काम क्या है, जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, रुधिर वाहिनियों का मतलब क्या है कि जिनमें क्या बह रहा है बेटा, हमारा रक्त बह रहा है। ठीक, जिसमें हमारा रुधिर क्या हो रहा है, बह रहा है। वाहिनियों का मतलब जिसमें बहता हो। ठीक है, क्या बह रहा है, रुधिर। ठीक, तो रुधिर वाहिनियों में क्या बहता है, इसमें रक्त बह रहा है। ठीक, ये 2 नलिकाकार संरचना होती है रुधिर वाहिनियाँ, इसमें रक्त बह रहा है। ठीक है, अब ये रक्त का काम क्या है, बह रहा अपना। ठीक है, अब ये रक्त जम ना जाए बहते बहते अचानक से। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी हुई हो सकता है, आपने हाथ में बर्फ ले लिया, ठीक, अचानक से जम जाए। ठीक है, या कहीं मौसम ठंडा है तो जम जाए। ठीक है, किसी कारण वो सब बहता बहता जम जाए, तो ये जमे ना, मतलब आपकी रुधिर में बह रहा, जो आपकी वाहिनियों में बह रहा रुधिर है, ये जमे ना। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपका यकृत जो है बेटा एक प्रकार का हिपेरिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। ठीक है, जो जिम्मेदार होता है रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि जो रुधिर हमारी वाहिनियों में बह रहा है ये कहीं अचानक से जम ना जाए। ठीक है, इसके लिए क्या बेटा, हिपेरिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। हिपेरिन नामक पदार्थ जो है रुधिर वाहिनियों में बहते हुए रक्त को जमने से रोकता है। ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा। ठीक, यकृत अमाशय रस को प्रभावहीन करने के लिए पित्त रस का निर्माण करता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, तो अमाशय में मैंने बताया था ना कि आपको HCl पाया जाता है। अभी इस टॉपिक को हम लेकर के लास्ट में आएंगे कि अमाशय में से कौन कौन से अमाशयिक रस निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ, वहाँ पर 3 ग्रंथियाँ होती है और 3 ग्रंथियों में से ग्रंथि ऐसी होती जो HCl का निर्माण करती है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। आपने सुना होगा कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम कुछ खाते हैं तो फिर वो क्या होता है, उसको जो है पाचन में सहायता प्रदान करता है ना। कुछ भी खा ले तो वो जला देता है, आसान कर देता है। तो HCl की मात्रा अगर हमारे अमाशय में ज़्यादा बन गई,
अगर ज़्यादा बन गई तो क्या होता है, हमें तीखी तीखी डकार सी आती है ना, यहाँ गर्दन तक की तीखा तीखा पानी आता है। कभी कभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरे छत्ते में जलन हो रही हो, तीखा तीखा पानी मेरे गर्दन तक आ रहा है, तो डॉक्टर आपको देता है पेंटाप DSR या पेंटाप्राजोलम देता है ना, एक आता है फार्मूला, ठीक है, वो DSR का होता है ना, पेंटाप्राजोल ले लेते हैं या नहीं ओमेज ले लिया जाता है, बहुत सारे टैबलेट्स उसके लिए बने हुए हैं जो पेंटाप्राजोल फार्मूले पर डिपेंड करते हैं ना, ठीक है। ये तो मेडिकल की जानकारी रही, इससे कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा होने टॉपिक पर आते हैं कि वहाँ पर क्या करना है। तो आप खाते हो, खाली पेट आपको दिया जाता है कि ये टैबलेट आपको खाली पेट खाना है, ताकि आपको अगले दिन HCl की जो मात्रा ज़्यादा बन गई है आपके मासे में वो थोड़ा सा कम बने, ठीक है। तो ये जो अब तीखा तीखा आता है ऊपर तक, ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए HCl ज़्यादा ना बढ़े, हमें पता चला कि HCl इतना बन जाए कि आपका आमाशय गल जाए, उसके साथ में HCl लीक हो जाए, गर्दन तक आ जाए, इधर गर्दन में सब जला दे, पूरा पेट गला दे आमाशय, ठीक है। तो ऐसा ना हो, मतलब HCl इतनी मात्रा में ना बने कि आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को धीरे धीरे गलाना शुरू कर दे, ठीक है। उसके लिए बेटा पित्तरस स्रावित करता है, यकृत हमारा पित्तरस स्रावित करता है। जो पित्तरस है ये क्या करता है, ये आपके HCl की जो मात्रा है उसको कम करता है, इसको नियंत्रित रखता है। अगर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तब आप पेंटाप DSR लेते हो, उसका काम क्या होता है, पित्तरस की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है और जो आपका HCl है उसकी मात्रा को डाउन हो जाता है और आपको राहत मिल जाता है ना। अब तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, यकृत रुधिर निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो जो आपके शरीर में रक्त बनता है इसके निर्माण में भी यकृत सहायता प्रदान करता है, ठीक। अब बात करें चौथे पॉइंट की, यकृत फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करता है। अच्छा, आप कट जाते हो, आपने देखा होगा कहीं पर कट जाते हो, चोट लग जाती है, थोड़ी देर ब्लीडिंग होती है, 1-2 मिनट नॉर्मली अगर देखा जाए तो इससे भी कम होती है, 1 मिनट तक होती है, 30 सेकंड तक होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, रक्त का थक्का देखो जम जाता है, ऐसे कोई कोई कागज़ चिपका देता है, कोई बीड़ी का कागज़ चिपका देता है, मिट्टी लगा देते हैं, रुक जाता है ना। तो जो रक्त का थक्का बनाना होता है, उस रक्त को थक्के के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका फाइब्रिनोजन होता है। और इस फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके यकृत में होता है इस फाइब्रिनोजन का निर्माण। ये फाइब्रिनोजन क्या होता है, जब कट जाते हो, चोट लग जाती है, तो रक्त का थक्का जहाँ पर आप चोट लगती है, थोड़ा ब्लड निकलता है, उसके बाद आप देखते हो पपड़ी बढ़ जाती है, सूखा हो जाता है, खून सूख जाता है, वहाँ से रक्त बहना बंद हो जाता है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है कौन, फाइब्रिनोजन। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, एक नंबर की, एक हिपेरिन एक फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है, वो भी बेटा यकृत ही करता है। और हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत करता है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हिपेरिन जो है आपकी रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, जबकि क्या है बेटा, ये जो यकृत में फाइब्रिनोजन बन रहा है, ये शरीर के कटे हुए हिस्से में रक्त का थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। 5वां है, यकृत एमिनो अम्ल को यूरिया में बदल देता है, ठीक है। जब प्रोटीन का पाचन होता है आपके पेट में, तो एमिनो अम्ल बनते हैं, उन्हीं एमिनो अम्ल को यकृत जो क्या करता है, रुधिर लेकर के आता है एमिनो अम्ल को यकृत को दे देता है। यकृत क्या करता है, इन्हीं अमीनो अम्ल को यूरिया में बदल देता। तो ये थी बेटा कहानी किसकी, आपकी द्वितीय पाचक ग्रंथि यकृत की, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब तृतीय ग्रंथि पर आते हैं, अग्नाशय पर। हो गया। अब बात करेंगे पाचक ग्रंथियां जो है उसकी तीसरी ग्रंथि की बात करेंगे, जो क्या, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक। अग्नाशय क्या है, अमाशय के ठीक पीछे अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। जो आपका अग्नाशय होता है ये अमाशय के ठीक पीछे होता है। ये रहा आपका अमाशय और इसके ठीक पीछे ये रहा अग्नाशय, ठीक। और अग्नाशय इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक। ये लाल रंग की संरचना होती है। कैसी होती है, ये एक लाल रंग की संरचना होती है। अब बात करते हैं भोजन के पाचन में अग्नाशिक रस का कार्य क्या होता है। अग्नाशय से जो रस निकलते हैं उन्हें हम अग्नाशिक रस कहते हैं, और इसका भोजन के पाचन में क्या कार्य है। तो बेटा अगर बात करेंगे अग्नाशिक रस में मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम आपका एमाइलोप्सिन, जिसे एमाइलेज कहते हैं, ठीक। पहला क्या है, एमाइलोप्सिन है, ठीक, जिसे एमाइलेज कहते हैं। दोनों एक ही हैं। मुख गुहा में पाचन से बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज द्वारा होता है, ठीक। तो आपको भी बताया था कि लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो मुंह में भोजन रखते ही इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ भाग बच गया पाचन से तो उसका पाचन जो है एमाइलेज द्वारा कहाँ हो जाता है, ठीक, इसके द्वारा एमाइलेज द्वारा हो जाता है। दूसरा क्या है, लाइपेज या एस्टीएप्सिन के नाम से जानते हैं इसको। ये दूसरा जो है अग्नाशय रस में पाया जाने वाला हार्मोन्स है, और यह वसा को वसा अम्लों में बदलने का कार्य करता है। जो फैट है, ठीक है, जो वसा है उसको वसा अम्लों में बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो आप कहेंगे एमाइलेज और लाइपेज है। और इसकी जो है दूसरा नाम क्या है, एस्टीएप्सिन। ये दूसरा नाम एस्टीएप्सिन आपको याद रखना कि पेपर में बेटा 1 नंबर में ये भी और 1 नंबर में ये भी और 1 नंबर में ये भी, तीनों 1-1 नंबर में हो सकते हैं। इसमें से कोई एक मिल जाए कि ये कौन सा एंजाइम किस रस में पाया जाता है, या पूछा जाएगा इसमें कौन सा एंजाइम अग्नाशिक रस में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि लाइपेज, एस्टीएप्सिन,
पाया जाता है, एमाइलोप्सिन या एमाइलेस पाया जाता है, या फिर ट्रिप्सिन पाया जाता है ना। तो यहाँ पर थे लाइपेज पर बात करें, या वसा को वसा अम्लों में बदलने का कार्य करता है। अगली बात कीजिए ट्रिप्सिन की, यह भोजन के प्रोटीन वाले भाग को, यह भोजन के प्रोटीन वाले भाग को पचाकर एमिनो एसिड में बदल देता है। तो जो ट्रिप्सिन का कार्य है, ट्रिप्सिन क्या करता है, भोजन में जो प्रोटीन है उसको किसे बदल देता है बेटा, एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। और यहाँ वही यकृत क्या करता है, उसी एमिनो अम्ल को बेटा यूरिया में बदल देता है ना। ये मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं, जो नोट में बात पड़ी हुई है इसको ध्यान रखना कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो मैंने इसको बता दिया कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय की लैंगरहैंस कोशिकाओं के समूह से, जिसे लैंगरहैंस द्वीपिकाएं भी कहते हैं ना, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं के समूह से इंसुलिन स्रावित होता है ना। तो ये थी आपके जो है पाचन तंत्र की क्लास पूरी मैंने कंप्लीट की है। पाचन तंत्र दो भागों में था, आहार नाल में यानी एलिमेंट्री कैनल और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दोनों मैंने कवर किया है। वहाँ पर छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ा, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है ना। अब बात करते हैं किसकी, जो है पाचक ग्रंथियों में अग्नाशय, अमाशय, इन सारी चीज़ों की मैंने अच्छे से पढ़ लिया। इनमें पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये जो है एक चीज़ आपकी बची हुई है पाचन तंत्र की, वो बचे हुए हैं आपके दांत, ठीक है, दांत के प्रकार। तो ये टॉपिक जो बचा हुआ है, दांत बचा हुआ, मैं क्लास के लास्ट में इसको हम पढ़ा देंगे कि दांत के प्रकार और उनके कार्य, ठीक है। ये जो है छोटा सा है कि दांत, कौन से दांत का कौन सा क्या कार्य है और कितने प्रकार के होते हैं, ये लास्ट में बता देंगे क्लास के, ठीक है। बाकी ये पाचन तंत्र पूर्णतः कंप्लीट होता है। आप नोट्स बना लीजिएगा, इसका अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समस्या आ रही है पढ़ने में किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने भविष्य के लिए वो सारे कार्य करिए जिनसे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि सारी चीज़ें जो आपके विकास के लिए जिम्मेदार हैं, सिर्फ आप वही कार्य करिए जिससे आपका विकास हो, क्योंकि अगर आपका विकास है तभी तक चीज़ें सीमित हैं। क्योंकि एक चीज़ बोली जाती है कि दुनिया में आपके होने से ही सारी चीज़ें हैं, तो आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके होने का मतलब ये है कि आप अपना विकास कीजिए। कहते नहीं कि जुगनू जहाँ भी रहेंगे वहाँ रोशनी करेंगे, क्योंकि उनका कोई मकान नहीं होता है। तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद सब कुछ।